नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न मोर केमिस्ट्री विद कैलाश में। तो एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, और चलिए देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का विलयन का पार्ट 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं विलयन चैप्टर का 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज उसका पार्ट 3 होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो कृपया कर चैनल पर जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, तब जाके पार्ट 3 आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, यानी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। तो देखिए, विलयन के वे सभी गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी अणुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी टोटल 4 प्रकार के विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कौन कौन होते हैं पहले उनका नाम फटाफट जानते हैं। नंबर 1 होता है परासरण दाब, जिसे ऑस्मोटिक कहते हैं। बेटा वहां थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुए थे, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। नंबर 2 है जो है वो वाष्प दाब का अवनमन है, यानी लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा जो प्रकार है वो है हिमांक का अवनमन, यानी डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कौन कौन होता है? परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। यहां पर 2 शब्द यूज हुए हैं, एक तो अवनमन यूज हुआ है, एक तो उन्नयन यूज हुआ है। इनका मतलब जानो। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। क्या होता है? कम हो जाना। जबकि वहीं उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। ये बातें याद रखिएगा। अवनमन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से अपना नोट्स बना सकते हैं। तो इन्हीं सबको हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो एक वीडियो में चारों को कंप्लीट करा पाना मुश्किल काम है, क्योंकि मैं बार बार यही कहता रहता हूं कि मेरे पास टोटल 1.5 GB डाटा मिलते हैं, उसमें ही हमको सारा काम करना होता है। अपनी पढ़ाई भी करनी है, वीडियो भी अपलोड करने हैं। ठीक है, तो अगर चारों अणुसंख्य गुणधर्म एक ही वीडियो में कवर कराएंगे तो नहीं हो पाएगा 1.5 GB डाटा में। तो इसीलिए 2-3 वीडियो में हम लोग इस सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अणुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं परासरण दाब की। देखिए, परासरण दाब पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी कि आखिर परासरण क्या होता है, तभी तो हम लोग परासरण दाब पढ़ पाएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर परासरण क्या होता है। तो देखिए, जब कभी तनु विलयन सांद्र विलयन की तरफ स्वतः जाने लगता है तो इस प्रक्रिया को परासरण बोलते हैं। कौन सा विलयन किसकी तरफ जाएगा? तनु विलयन जाएगा भैया सांद्र विलयन की तरफ, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जाएगा किसकी तरफ? कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण बोलते हैं। चलिए परासरण को और अच्छे से समझ लेते हैं। परासरण बोले तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक परिभाषा तो यहां से हम लोग दे सकते हैं कि तनु विलयन सांद्र विलयन की तरफ जाता है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है परासरण को बताने का, इस बात को समझिए। देखिए, जब कभी शुद्ध विलायक और विलयन को एक बर्तन में भरकर और उनके बीच जो है सेमी परमेम्ब्रेन लगा दी जाती है, यानी जंतु झिल्ली लगा दी जाती है, तो शुद्ध विलायक का जो कण होता है वो धीरे धीरे अर्धपारगम्य झिल्ली यानी जंतु झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः गति करने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। हमने क्या बताया कि जब शुद्ध विलायक जो कि तनु विलयन का काम करता है और विलयन जो कि सांद्र विलयन का काम करता है, इसको हम लोग एक बर्तन में भर देते हैं और इन दोनों के बीच क्या लगा देते हैं भैया? जंतु झिल्ली लगा देते हैं। तो ये जो शुद्ध विलायक के कण होते हैं ये स्वतः शुद्ध विलायक से किस तरफ जाने लगते हैं? विलयन की तरफ इस जंतु झिल्ली में से होकर जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, ये वाला परासरण की परिभाषा भी आप याद रखिएगा। पहले ये वाला लिखिएगा, फिर ये चित्र बना के इस तरीके से लिख दीजिएगा परासरण की पूरी घटना को। इस बात को समझ में आ गया? अच्छा, जब हमने परासरण जान लिया तो तुरंत ही जान लेते हैं कि आखिर विसरण क्या होता है, जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो चलिए जान लेते हैं विसरण क्या होता है। जो विसरण है वो परासरण का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी इसमें सांद्र विलयन जो होगा वो तनु विलयन की तरफ स्वतः गति करने लगता है। यहां पे अगर देखेंगे परासरण में तनु जो है सांद्र की तरफ जा रहा है, पर विसरण में देखेंगे तो सांद्र विलयन किसकी तरफ जाता है?
तनु विलयन की तरफ स्वतः जाने लगता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे देखिए, जो सेंट है, सेंट की बोतल जैसे ही हम लोग किसी रूम में खोलते हैं तुरंत पूरा सेंट रूम में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? विसरण के कारण फैल जाता है, क्योंकि सेंट जो है वो सांद्र विलयन का काम करता है, जबकि रूम में जो हवा है वो तनु विलयन का काम करती है। तो देखिए, सांद्र विलयन यानी सेंट जो है वो ऑटोमेटिकली तनु विलयन यानी हवा में क्या होता है? मिल जाता है। तो सेंट का पूरे रूम में फैलना कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है? विसरण के कारण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, हमने परासरण जान लिया, विसरण जान लिया। अब चलिए जानते हैं कि आखिर भैया परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, परासरण दाब बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बर्तन में विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम में झिल्ली बीच में लगा के और इस तरीके से रख दिया जाता है तो जो विलायक के कण होते हैं वो विलयन की तरफ स्वतः गति करने लगते हैं। क्यों गति करते हैं? क्योंकि विलायक जो होता है वो तनु विलयन का काम करता है, जबकि विलयन सांद्र का काम करता है। ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, विलायक से विलयन की तरफ जाता है ना, अगर इस विलयन पर हम लोग एक दाब आरोपित कर दें, क्या कर दे? विलयन पर एक दाब लगा देते हैं, तो क्या विलायक का कण विलयन की तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिसके कारण विलायक के कण विलयन की तरफ गति नहीं कर पाते हैं, उसी न्यूनतम दाब को ही हम लोग परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब हमेशा किस पर लगाया जाएगा? विलयन पर लगाया जाएगा, क्योंकि जो कण होते हैं वो विलायक से विलयन की तरफ मूव करते हैं, उन्हीं को रोकना है तो विलयन पर एक दाब लगा दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट में अगर समझना हो परासरण दाब क्या होता है तो नॉर्मली यही कह दीजिए कि परासरण की घटना को रोकने के लिए, परासरण की घटना ही तो रुक रही है, परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। आप इस तरीके से भी परिभाषा दे सकते हैं। चलिए विलयन के लिए देख लेते हैं भैया वांट हाफ समीकरण क्या होता है। तो विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण वही होता है जो किसी गैस के लिए गैस समीकरण होता है। विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण होता है PV इज इक्वल टू NRT। क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT। इन सब पे क्वेश्चन लगना है, न्यूमेरिकल लगना है, आगे बताया जाएगा। तो वांट हाफ समीकरण क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT, जहां P जो होता है वो परासरण दाब होता है और जो V होता है वो विलयन का आयतन लीटर में होता है और जो N होता है, N स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या होती है। क्या होती है स्मॉल n? विलय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार होता है। तो यहां से अगर क्वेश्चन में आपको विलय के मोलों की संख्या डायरेक्ट दी है तो स्मॉल n का यूज करेंगे, अगर ग्राम में भार और अणु भार दिया है तो स्मॉल n के स्थान पे स्मॉल w बटे स्मॉल m यूज कर लेंगे, ग्राम में भार बटे अणु भार। ठीक है, और जो कैपिटल R होता है वो विलयन नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 0.082 होता है। कैपिटल R क्या होता है? विलयन नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 0.082 मात्रक लीटर एटम प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल होता है। जो कैपिटल R है उसका यूनिट क्या होता है? मात्रक क्या होता है? लीटर एटीएम पर डिग्री सेल्सियस पर मोल होता है। ठीक है, और कैपिटल T क्या होता है? परम ताप होता है किसमें? केल्विन में। कैपिटल T क्या होता है? परम ताप केल्विन में होता है। और कभी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन बनाना हो तो केल्विन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर देंगे? 273 ऐड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक केल्विन में बन जाएगा। तो आशा करते हैं इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, परासरण क्या है, विसरण क्या है और परासरण दाब क्या है, और इसके बाद विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण क्या होता है। इतनी बातें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, परीक्षा में हेल्प मिला या फिर आपके जीवन में थोड़ा भी हेल्प मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।